ASD की और बात करें तो ध्यान रखना क्या होता है, एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, जो सेप्टम की वजह से डिफेक्ट आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है JP नर्सिंग गाइडर। तो आज हम वीडियो लाए हैं पीडियाट्रिक्स का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने ना देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाइए और पार्ट 1 भी देखना। वीडियो के मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं, वीडियो के रिलेटेड, सब्जेक्ट के रिलेटेड या नर्सिंग के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट या क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ पे अपनी क्वेरी मेंशन करिए। टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमोंग द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फीटस। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें ऑप्शन चूज़ करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हमेशा चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है ऐसे क्वेश्चन को करने में। तो आज मैं ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन करके ही बताऊंगा। चलिए, अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो हम सबको पता है कि एक मेल हार्मोन होता है और टेस्टोस्टेरोन स्केलेटल मैचुरेशन में इन फीटस में हेल्प इतनी नहीं करता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी आता है ऑक्सीटोसिन। ये भी पता है कि ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन है जो हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में। ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन, ये भी एक हार्मोन है जो हेल्प करता है किसमें, आपका मिल्क सिक्रेशन में। तो कौन सा ऑप्शन बचा, थायरोक्सिन है ना, थायरोक्सिन माने T4। तो T4 स्केलेटल मैचुरेशन में हेल्प करता है। अगर आपके मन में बात आए कि सर ऐसे कैसे, ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, फिर ग्रोथ हार्मोन भी तो ग्रोथ करना चाहिए। देखिए, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो आफ्टर बर्थ ग्रोथ में हेल्प करता है, बट इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और T4 जो होता है, थायरोक्सिन भी जो होता है, वो आफ्टर 12th वीक ही सिक्रीट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए न्यूनेट वेइंग लेस देन 2500 ग्राम एट बर्थ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेस्टेशनल एज इज रेफर्ड एज। अब जब वेट की बात आती है तो हम पहले ही बात कर लेते हैं कि टर्म बेबी का वेट कितना होता है, 2.5 to 3.5 kg, है ना। ये एक टर्म बेबी का वेट होता है। प्रीटर्म हम सबको पता है कि 37 वीक से पहले डिलीवर होने वाले बच्चों को हम प्रीटर्म बेबी बोलते हैं। LBW बेबी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि बात आई है 2.5 किलो की, ठीक है। 2.5 kg से कम बच्चों को हम LBW बेबी बोलते हैं। और जब बात आती है वेरी लो बर्थ बेबी की, तो वेरी लो बर्थ के लिए वेट वैल्यू हो जाती है लेस देन कितना, 1.5 kg, ठीक है। एक और आता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, उसके लिए वेट वैल्यू कितनी होती है, उसके लिए होती है लेस देन 1 kg। मैं हर वीडियो में बच्चों बोलता हूँ कि आप अपने साथ नोट्स ज़रूर रखिए, कि जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताते हैं क्वेश्चन में आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, फेलियर ऑफ फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू। जब बात आई है फोरामेन ओवल की, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है इमेज में, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए डिटेल में कम समय में, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये फोरामेन ओवल होता है।
अगर ये क्लोज ना हो आफ्टर बर्थ तो क्या कंडीशन होती है? उससे कंडीशन होती है ऑप्शन सी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एएसडी की और बात करें तो ध्यान रखना क्या होता है, एब्नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, जो सेप्टम की वजह से डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स बात करें तो इसमें वीक और थ्रेडी पल्स होती है। ठीक है, टैकीकार्डिया होता है और डिले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, नियोनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज एट रिस्क फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डायबिटिक मदर की बात आई है तो बच्चों, तो आपको पता है कि डायबिटिक मदर में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, तो ग्लूकोज ज़्यादा किसको मिलेगा? फीटस को भी। फीटस को ज़्यादा ग्लूकोज मिलेगा तो फीटस में इंसुलिन भी ज़्यादा रिलीज़ होगा, है ना। बट आफ्टर बर्थ तो मदर से ग्लूकोज नहीं मिलता उसे, बट इंसुलिन फिर भी ज़्यादा सिक्रेट होता रहता है आफ्टर बर्थ। तो उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है। अब बात आई हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया, आपका हाइपोकैलीमिया, ये सब कंडीशन होंगी। क्यों? ड्यू टू पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया की वजह से ये सब कंडीशन होती है, क्योंकि फीटस की किडनी ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट करती है, उसकी वजह से कैल्शियम पोटेशियम भी एक्सक्रीट हो जाता है। और हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? आरबीसी इंक्रीज हो जाएंगे। आरबीसी इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? जब उनका डिस्ट्रक्शन होगा तो आपका बिलीरुबिन भी ब्लड में बढ़ जाएगा। तो सीधा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हाइपर ग्लाइसीमिया डायबिटिक मदर के बच्चों में नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द नर्स इवेल्युएट्स द एडिक्वेसी ऑफ द नियोनेट्स ऑक्सीजन बाय मॉनिटरिंग। देखिए, जब भी बात की जाए नियोनेट की ऑक्सीजन मॉनिटरिंग की, तो मैं 3-4 पॉइंट्स आपको बताता हूँ कि हम कैसे उसको मॉनिटर करते हैं। सबसे पहला, स्किन कलर को मॉनिटर करते हैं। दूसरा, नियोनेट की रेस्पिरेटरी रेट को। तीसरा, एबीजी। और चौथा, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को चेक करते हैं। इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको ऑप्शन एग्जाम में दिखे हम उस पर टिक करते हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन सी, एबीजी। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा गया है? बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इज रेगुलेटेड मेनली वाया। बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो हम सबको पता है कि नियोनेट्स में इसमें हाइपोथैलेमस इतना मैच्योर नहीं होता, अनस्टेबल रहता है कि वो हीट रेगुलेट नहीं कर पाता सही तरीके से। इसीलिए एक होता है ब्राउन एडिपोज टिश्यू, बैट जिसे हम बोलते हैं, है ना, यही करता है हीट प्रोड्यूस का मेन काम नियोनेट्स में। बैट के बारे में और मैं आपको बताऊं तो ध्यान रखना, जब भी प्री टर्म बच्चे होते हैं तो उनमें बैट की कमी होती है, इसी वजह से उनको हाइपोथर्मिया की कंडीशन भी आती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, इन इन्फेंट्स एंटीरियर फोंटेनल्स क्लोजेज एट एज ऑफ। अगर हम मान लें कि ये एक नियोनेट का स्कल है, ठीक है, ये सूचर्स हो गए। ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया एंटीरियर फोंटेनल, ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया पोस्टीरियर फोंटेनल। एंटीरियर फोंटेनल कब क्लोज करता है? तो ध्यान रखना 1.5 साल, मतलब 12 से 18 महीने इसको टाइम लगता है क्लोज होने में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर बात करें पोस्टीरियर फोंटेनल की,
तो पोस्टीरियर फोंटेनल को 6 to 8 months लगते हैं क्लोज होने में। इस बात को आप ध्यान रखना। एंटीरियर फोंटेनल को और क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, इसे डायमंड शेप भी बोला जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। अपगार स्कोरिंग इज डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर। देखिए अपगार स्कोरिंग में हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहला अपीयरेंस चेक करते हैं, मतलब कलर। दूसरा पल्स चेक करते हैं। तीसरा ग्रीमेस मतलब रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं बच्चों के। चौथा एक्टिविटी चेक करते हैं जो मतलब मसल टोन्स होती हैं। और पांचवा होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट जो होता है वो हम चेक करते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब जब बात कर ही रहे हैं हम अपगार की, तो मैं आपको इसके टाइमिंग बता दूं कि 1 और 5 मिनट इतने टाइम में हम इसको अपगार स्कोर लेते हैं बच्चों में, ठीक है। आफ्टर बर्थ, जैसे ही बर्थ होता है 1 मिनट पे, और देन आफ्टर 5 मिनट्स पे। अगर इसके अब स्कोरिंग की बात की जाए, ध्यान रखना 0 to 10 स्कोर होता है, जिसमें 0 to 4, 4 to 7 और 7 to 10 स्कोरिंग्स होती हैं। 7 to 10 माने गुड या एक्सीलेंट स्कोर बच्चे ने लिया है। 4 to 7 मतलब माइल्ड या मॉडरेट है, ठीक है इसमें। और देन आता है आपका 0 to 4, इसका मतलब होता है वेरी पुअर स्कोर मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एन इन्फेंट बॉर्न विद नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। देखो बच्चों, अब बात आई है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस की। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हाइड्रोसेफेलस 2 तरह के होते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग और कम्युनिकेटिंग। इनमें बीच में डिफरेंस क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसेफेलस होता है उसमें पाथवे जो होता है ना, पाथवे ब्लॉक होता है। इस वजह से क्या होता है, CSF इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। CSF इंक्रीज कर जाता है और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है। बात की जाए कम्युनिकेटिंग की, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती है, बट ये क्यों होता है, या तो प्रोडक्शन या तो एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए या एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, तो उस वजह से कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस डेवलप होता है, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि VP शंट, वेंट्रोपेरिटोनियल शंट जो है वो इंसर्ट किया गया है एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस इन्फेंट में। तो न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले नर्स का क्या केयर प्लान होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन डी, मेजर हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस, ठीक है। हेड और एब्डोमिनल के सर्कमफेरेंस को मेजर करेंगे कि दोनों में डिफरेंस तो नहीं आया और जो शंट लगाया है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो ये जैसे कि एक बच्चा हो गया, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, छोटे छोटे हाथ पैर हो गए इसके। तो उसके स्कल से लेके सबक्यूटेनियसली एक शंट हम डालते हैं पेरिटोनियल कैविटी तक, ठीक है। जो क्या होगा, उससे CSF फ्लो जो होगा वो आपका पेरिटोनियम के थ्रू ड्रेन हो जाएगा और यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये बस होता है वेंट्रोपेरिटोनियल शंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ए साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज।
साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात की गई है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं, साइनोटिक मतलब जिसमें साइनोसिस प्रेजेंट होता है। साइनोसिस सिर्फ और सिर्फ TOF और TGA माने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में ही प्रेजेंट होता है। ये जो अदर ऑप्शंस है ASD, VSD और PDA, ये आपका साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में आते हैं। साइनोटिक और साइनोटिक में मेजर डिफरेंस यही होते हैं कि साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज में कार्डियक आउटपुट इंक्रीज रहता है, बाउंडिंग पल्स रहती है, या फिर जो उसे हम बोलते हैं वाटर हैमर पल्स रहती है, और साइनोसिस प्रेजेंट रहता है। वही बात की जाए साइनोटिक की, तो इसमें कार्डियक आउटपुट डिक्रीज रहेगा, टैकीकार्डिया मतलब पल्स ज़्यादा रहेगी, और जो पल्स होगी वो वीक और थ्रेडी पल्स होगी, ठीक है, और साइनोसिस एब्सेंट रहेगा। ये इनके दो मेजर डिफरेंस हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27, क्लबिंग ऑफ नेल्स इज ए कॉमन फाइंडिंग ऑफ। ये क्लबिंग ऑफ नेल्स होता क्या है? क्लबिंग ऑफ नेल्स मतलब टर्मिनल जो फेलिंग्स होते हैं फिंगर के, वो बड़े हो जाते हैं, मतलब इनलार्ज्ड हो जाते हैं, उसे हम क्लबिंग ऑफ नेल्स बोलते हैं। ये कंडीशन ध्यान रखना, लंग्स की या फिर हार्ट की जितनी भी डिजीज़ होती हैं मेनली कुछ कुछ, उनमें क्लबिंग ऑफ नेल्स दिखता है। इसमें ऑप्शन डी है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। और बात की जा रही है, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ तो हो ही गया, साथ साथ में COPD और कार्सिनोमा ऑफ लंग्स जैसे डिसीज़ भी इसमें आते हैं, जिसकी वजह से क्लबिंग ऑफ नेल्स होता है बच्चों में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जब भी क्वेश्चन में आए ना कि किस में दिखती है, तो आंख बंद करके किस पे, पाइलोरिक स्टेनोसिस पे आपको टिक करना है। ध्यान रखना, पाइलोरिक स्टेनोसिस के ना 3P होते हैं मेजर, जो मेजर P होते हैं 3P, उसमें सबसे पहला तो हमारा यही हो गया प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। दूसरा होता है पैल्पेबल ऑलिव लाइक मास फील होता है, ठीक है, जैसे आप ये दिख रहे हो यहाँ पे, ये पाइलोरिक जो मसल्स होती हैं वो इतना ज़्यादा इनलार्ज कर जाती हैं कि जब हम उसको पैल्पेट करते हैं तो एक ऑलिव लाइक मास फील होगा। और तीसरा क्या, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट विजिबल होती है, जब हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे तो एक पेरिस्टल्सिस मूवमेंट लेफ्ट टू राइट जाते हुए विजिबल होगी, ठीक है। ये 3P होते हैं दोस्तों। हम इमेज की हेल्प से क्वेश्चन ला रहे हैं जिससे आपको नॉर्मल एनाटॉमी और पाइलोरिक स्टेनोसिस को समझने में हेल्प हो सके, और भी कुछ इमेजेस हम क्वेश्चन में लाएंगे जिससे कि आप समझ सकें कि ये कंडीशंस होती क्या हैं, और बाय चांस अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ भी जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अस्थमा, you identified that the patient's respiratory condition has become critically worse when। पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल कब होगी? ध्यान रखना, जब उसकी ब्रेथ साउंड कम हो जाएंगी, मतलब डिक्रीज हो जाएंगी, या फिर हम उसे बोलते हैं साइलेंट चेस्ट। साइलेंट चेस्ट भी बोला जाता है कि साइलेंट चेस्ट हो जाए, तो ये एक साइन होता है, किस मेजर साइन होता है किसका, अस्थमैटिक अटैक का। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन ब्रेथ साउंड ऑल ओवर द चेस्ट। अगर बात करें इंक्रीज इन इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ वीज, या फिर वीजिंग प्रेजेंट होती है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की कंडीशन बेटर हो रही है, अस्थमा अटैक नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ORS शुड बी यूज्ड। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ग्लूकोज एनहाइड्रस, ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। और अगर बात की जाए कि इसको हमें
कितने आवर्स के ड्यूरेशन में यूज़ करना चाहिए, तो इसका सीधा सीधा आंसर आता है ऑप्शन बी, 24 आवर्स के ड्यूरेशन के बीच में हमें एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन फाइंडिंग इन मोस्ट चिल्ड्रन विद कार्डियक एनोमलीज। मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में भी आपको बताया था जब ASD बता रहे थे। ठीक है, और हमने और भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक कॉमन फाइंडिंग अगर बात की जाए, चाहे वो आपका एसाइनेटिक हो या फिर साइनोटिक हो, एक कॉमन कंडीशन की बात की जाए तो क्या होती है, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। डिलेड फिजिकल ग्रोथ देखी जाती है किसी भी बच्चे में जिसको कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि पेन इन चिल्ड्रन को हम कैसे असेस करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वॉन्ग बेकर स्केल जो होता है। मैं इमेज भी लाया हुआ हूँ कि वॉन्ग बेकर स्केल जो होता है वो ऐसा शो होता है। आप देख भी सकते हैं जैसे इसमें नंबरिंग दे रखी है और फेशियल एक्सप्रेशन भी दे रखी हैं कि अगर इतनी स्माइल हो तो 0 होता है, नो हर्ट। अगर स्माइल कम हो, नाफ हो तो हर्ट्स थोड़ा होता है, और कोई बच्चा रो रहा हो तो काफ़ी ज़्यादा उसे हर्ट हो रहा है। अच्छा, ये जो वॉन्ग बेकर स्केल है वो यूज़ किस किस पे करते हैं, ध्यान रखना, इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या फिर क्रिटिकली इल पेशेंट जो बता नहीं सकते हमें अपना पेन लेवल, उन पे हम वॉन्ग बेकर स्केल के थ्रू उनका पेन लेवल असेस करते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल में कुछ नहीं होता, हम पेशेंट को एक स्केल देते हैं 0 to 10 पे। ठीक है, और उनको बोलते हैं कि आप इस पे नंबर बताइए कि आपको कितना पेन है, बस ये होता है। जैसे कि 0 पे नो पेन होता है, 1 to 3 पे माइल्ड पेन होता है, 4 to 6 पे मॉडरेट और 7 to 10 पे सीवियर पेन होता है। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और शेयर भी उन दोस्तों को करिएगा जिनको ज़रूरत हो। ठीक है, अकेले अकेले मत पढ़ना। तो मैं प्रियदेश शर्मा आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।